India Legal presents Courts Roundup. कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए एनएचआरसी को कमेटी गठित करने के आदेश को वापस लेने से इंकार किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वो अपने स्वयं के आदेशों पर अपील भी नहीं बैठ सकती और राज्य अपनी दलीलें एनएचआरसी के समक्ष रख सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने 18 जून के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान डर से घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोगों की शिकायत की जांच के लिए एक समिति गठन करने के निर्देश दिए गए थे। 5 न्यायाधीशों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि राज्य द्वारा न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहने के बाद आदेश पारित किया गया था और इस आदेश को वापस देने या संशोधित करने या रोक लगाने का कोई कारण नहीं है। बेंच में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार शामिल थे। एसीजे बिंदल ने कहा कि ऐसे आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और इसीलिए हमें एनएचआरसी को शामिल करना पड़ा। आपके प्राप्त एक भी शिकायत को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया। इस मामले में आपका आचरण न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करता। पीठ ने राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता किशोर दत्ता से कहा कि हमने केवल एनएचआरसी को वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है, उन्हें ऐसा करने दें, इसमें गलत क्या है। पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार एनएचआरसी द्वारा नियुक्त की जाने वाली समिति के समक्ष अपनी दलीलें और उसके द्वारा की गई कार्रवाइयों को भी रख सकती है। महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने दावा किया कि रिपोर्ट के अभाव में मामले में प्रभावी ढंग से बहस करने में असमर्थ है। इसीलिए उन्होंने आग्रह किया कि इस आदेश पर रोक लगाई जाए ताकि राज्य को स्थिति को सुधारने के लिए उनके द्वारा उठाए जा रहे कदमों को प्रदर्शित करने के लिए और समय दिया जा सके। पीठ ने शुरुआत में कहा कि इतना गंभीर मामला है और आप अब तक निर्देश लेने में विफल है, नहीं, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। बेंच ने ये भी आश्चर्य व्यक्त किया कि एक तरफ एनएचआरसी को 500 से अधिक शिकायतें मिली है और दूसरी ओर राज्य का दावा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग को कोई शिकायत नहीं मिली है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर ने कहा कि अदालत ने केवल एनएचआरसी को एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है और इससे राज्य प्रशासन प्रभावित नहीं होता है। हाईकोर्ट ने इससे पहले 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था ताकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान डर से घर छोड़ने पर मजबूर पीड़ितों को उनके घर में शांतिपूर्वक लौटने में सक्षम बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। कोविड से हुई मौत पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वाले पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने के मामले में केंद्र सरकार और पक्षकारों को 3 दिन के अंदर लिखित दलीलें देने के लिए कहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और खाद्य वितरण पर उसे खर्च करना चाह रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों को मुआवजा देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दायर कर जानकारी दी गई थी कि कोरोना से मरने वाले सभी लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये बाढ़ तूफान जैसी आपदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कोरोना से मौत पर मुआवजे, कोविड डेथ सर्टिफिकेट के मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने केंद्र से कोविड डेथ सर्टिफिकेट की गाइडलाइंस आसान करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि पहले जो सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं, क्या उनमें बदलाव हो सकेगा। अदालत ने 3 दिन में केंद्र से लिखित जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने केंद्र द्वारा दिए गए जवाबों पर सवाल खड़े किए। केंद्र पैसों की कमी की बात करके किसी को राहत पहुँचाने से इनकार नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि 2015 का आदेश लागू नहीं हो सकता है। हर आपदा अलग तरह की होती है, ये तो वैश्विक महामारी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि हमारा फोकस तैयारी और मैनेजमेंट पर रहा है। हमारी तैयारी 5 साल के लिए है।
केंद्र ने कहा कि मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन, मुफ्त में अनाज देना, ये सब आपदा मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। ऑक्सीजन की खरीद भी इसी में आती है। एसजी ने कोर्ट को बताया कि सरकार की प्राथमिकता कोविड मैनेजमेंट है, मुआवजा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सवाल किया कि क्लास 4 के कर्मचारियों को इंश्योरेंस पॉलिसी कवर क्यों नहीं दिया गया। सरकार ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को इंश्योरेंस दिया है, जहां कमी रह गई है उस ओर ध्यान दिया जाएगा। अदालत में सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड डिस्ट्रीब्यूशन पर उसे खर्च करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सर्टिफिकेट पर कोविड कारण न होने को लेकर सवाल किया। अदालत ने कहा कि कई अस्पताल कागज नहीं दे रहे, मौतों का कारण शामिल नहीं किया जा रहा है। कोरोना के कारण भी हार्ट अटैक और अन्य दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कुछ कागजों में नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बोर्ड परिणाम 31 जुलाई तक आएंगे। वैकल्पिक परीक्षा संभवतः 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच घोषित होगी। कोर्ट ने कहा कि हम सीबीएसई की योजना और छात्रों की ओर से दाखिल फिजिकल इम्तिहान की याचिका पर पॉइंट वाइज विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कहा कि हमने आपकी स्कीम पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है। याचिकाकर्ता यूपी पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ विकास सिंह ने कहा कि इच्छुक छात्रों को डबल मार्क्स के साथ इम्तिहान देने की इजाजत मिलनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सीबीएसई के लिए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2021 के परिणाम 31 जुलाई 2021 तक घोषित किए जाएंगे और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए मूल्यांकन नीति के अनुसार परिणाम की गणना के संबंध में विवाद को सीबीएसई द्वारा गठित कमेटी संदर्भित किया जाएगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि यदि परिणाम घोषित न होने के बाद भी उम्मीदवार अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो परीक्षा के लिए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो छात्र इस परीक्षा को देने का विकल्प चुनते हैं उनके लिए इस परीक्षा में किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा। सीबीएसई ने यह भी कहा कि बोर्ड द्वारा परीक्षा केवल मुख्य विषयों में आयोजित की जाएगी जब परीक्षा आयोजित करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। ये संशोधन सीबीएसई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसरण में तैयार की गई मूल नीति में किए गए हैं, जिसमें बोर्ड से विवाद समाधान के प्रावधान को शामिल करने और परिणामों की घोषणा के लिए समय रेखा प्रदान करने और वैकल्पिक परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा गया है। बोर्ड ने शीर्ष न्यायालय को यह भी सूचित किया कि निजी पत्राचार दूसरे मौके के कंपार्टमेंट उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं इस तरह से आयोजित की जाएंगी ताकि वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए पिछले साल अमित बाथला और अन्य बनाम सीबीएसई के मामले में तय की गई मूल्यांकन नीति के अंतर्गत आए और उनके परिणाम उक्त मूल्यांकन नीति के अनुसार घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा निजी पत्राचार दूसरे मौके के कंपार्टमेंट उम्मीदवारों के लिए परीक्षा परिणाम भी अनुकूल स्थिति के अधीन 15 अगस्त से 15 सितंबर 2021 के बीच कभी भी आयोजित किए जाएंगे। सीबीएसई ने कहा कि उसकी नीति अंकों के मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है, क्योंकि 11वीं और 12वीं कक्षा के अंक स्कूल स्तर पर दिए जाएंगे और इसलिए स्कूलों में मूल्यांकन मानक और प्रक्रियाएं, परीक्षा आयोजित करने का तरीका आदि व प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता में भिन्नता के कारण उनकी तुलना सख्ती से नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई आईसीएसई परीक्षाओं पर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें एक विवाहित पुरुष को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत उस महिला को अंतरिम भरण पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिसने खुद को इस व्यक्ति की लिव इन पार्टनर बताया था। हालांकि न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने कहा कि क्या दोनों पक्ष एक साझा घर में रह रहे थे और शादी की प्रकृति में घरेलू संबंध का आनंद ले रहे थे, इस मुद्दे को प्रमुख सबूतों के बिना तय नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के हालिया फैसले के आलोक में ये आदेश काफी महत्व रखता है, जिसमें कहा गया कि विवाहित और अविवाहित व्यक्ति के बीच लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं है। इस प्रस्ताव पर इलाहाबाद, राजस्थान और पंजाब के उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2015 में एक विवाहित पुरुष के साथ 15 साल से रह रही एक महिला को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण डीवी अधिनियम के तहत राहत देने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इस तरह के संबंध विवाह की प्रकृति में संबंध नहीं
नहीं हो सकते हैं और इसलिए डीवी अधिनियम के तहत कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डीवी अधिनियम के तहत एक याचिका को बनाए रखने के लिए पीड़ित व्यक्ति को ये दिखाना होगा कि पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी आदमी एक साझा घर में एक साथ रहते थे और ये विवाह की प्रकृति जैसा एक रिश्ता भी हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2012 में एक विवाह समझौता किया था जिसमें कहा गया था कि दोनों पक्ष एक दूसरे से शादी करने का इरादा रखते हैं। उसने प्रार्थना की है कि अब याचिकाकर्ता के साथ मतभेदों के कारण उसे किराए की आवाज से बेदखल न करने और अंतरिम भरण पोषण का भुगतान करने का निर्देश जारी किया जा सकता है। और आदर्श कुमार जुड़ रहे हमारे साथ, अधिवक्ता हैं। आदर्श जी, डीवी एक्ट के तहत लिव इन पार्टनर को अंतरिम भरण पोषण देने के आदेश को बरकरार रखने के पीछे कोर्ट ने क्या तर्क दिया? जी, बताना चाहेंगे। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि डीवी अधिनियम के तहत एक याचिका को बनाए रखने के लिए पीड़ित व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी एक साझा घर में रह रहे हों एक साथ और विवाह की प्रकृति जैसा एक रिश्ता हो सकता है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा मामले में रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2012 में एक विवाह समझौता किया था जिसमें कहा गया था कि दोनों पक्ष एक दूसरे से शादी करने का इरादा रखते हैं। वहीं हाईकोर्ट ने आगे कहा कि समझौते से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के प्रति सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। इसी तरह प्रतिवादी ने यहाँ याचिकाकर्ता के प्रति सभी जिम्मेदारियों का निभाया है। हलफनामे पर दोनों पक्षों पर हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि प्रमुख चुनौती यह है कि तब तक आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जब तक कि डीवी अधिनियम के तहत आवेदन विचारणीय न हो, क्योंकि प्रतिवादी एक पीड़ित व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मामला केवल अंतरिम चरण में है। इसीलिए यह न्यायालय निचली अदालत के उस निर्देश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है जिसके तहत प्रतिवादी के बच्चे को भरण पोषण के लिए और किराए आवास के लिए अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश दिया गया था। वहीं लास्ट में हाईकोर्ट ने कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट सबूत पेश करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रतिवादी डीवी अधिनियम के संरक्षण की हकदार नहीं थी, तो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए कि प्रतिवादी द्वारा अंतिम भरण पोषण के रूप में प्राप्त राशि ब्याज सहित याचिकाकर्ता को वापस कर दी जाए। जी, शुक्रिया आदर्श जी बातचीत करने के लिए। कर्नाटक सरकार ने सामान्य योग्यता SC, ST और प्रत्येक OBC श्रेणी में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों में से राज्य सरकार द्वारा किसी भी सेवा या पद पर भरी जाने वाली रिक्तियों का 1% प्रदान करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक ज्ञापन में राज्य सरकार ने बताया कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने कर्नाटक सिविल सेवा सामान्य भर्ती नियम 1977 में संशोधन करने के लिए कदम उठाए हैं। 13 मई को एक अधिसूचना जारी कर नियम 9 उप नियम 1D में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके अलावा ज्ञापन में लिखा है कि उसे नियम 9 में प्रस्तावित संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं मिली है, इसलिए राज्य सरकार अधिसूचना में दिए गए 15 दिनों के समय के पूरा होने के बावजूद अब तक नियम 9 में अंतिम अधिसूचना जारी नहीं करता है। राज्य सरकार के नियमों के नियम है 16 में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा है और उक्त संशोधन भी उसी अधिसूचना दिनांक 13 मई में अधिसूचित किया गया है। नियम 16 के लिए आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है और एक बार फिर उचित निर्णय लेने के बाद राज्य सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करेगी। प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुविधा के लिए समूह A, B, C या D पदों की किसी भी श्रेणी में भर्ती के लिए आवेदन में पुरुष लिंग और महिला लिंग के साथ अन्य का एक अलग कॉलम प्रदान करेगा। भर्ती प्राधिकरण या नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी श्रेणी के पद पर नियुक्त का चयन करते समय एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, परंतु यदि पर्याप्त संख्या में पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो 1% की सीमा तक रिक्त पदों को उसी श्रेणी के पुरुष या महिला उम्मीदवारों जैसा भी मामला हो द्वारा भरा जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ मारपीट मामले में पुलिस की जांच जारी है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में ट्वीट कर अफवाह फैलाने के आरोप में कई लोगों पर केस दर्ज किया था। पत्रकार राणा अयूब पर भी केस दर्ज किया गया, जिसको लेकर उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा अयूब को 4 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है। अदालत ने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा अदालत के सामने प्रोटेक्शन मांगी गई है, क्योंकि इस मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और संबंधित कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अपील के आधार पर 4 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी जा रही है। अयूब की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने पीठ को बताया कि अयूब विश्व स्तर पर प्रसिद्ध पत्रकार हैं, उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। आगे तर्क दिया गया कि उन्होंने केवल मुस्लिम व्यक्ति पर हमले की घटना के बारे में समाचार रिपोर्टों के आधार पर एक ट्वीट किया था। एडवोकेट देसाई ने कहा कि जब घटना के बारे में परस्पर विरोधी संस्करण सामने आए तो अयूब ने ट्वीट को हटा दिया। उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि अयूब की हाल ही में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी
इंजरी हुई है, इसलिए उन्हें यूपी में न्यायिक अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए 3 से 4 सप्ताह का समय चाहिए। एडवोकेट देसाई ने यह भी कहा कि प्राथमिकी में उल्लिखित सभी अपराध 3 साल के कम कारावास के साथ दंडनीय है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में राणा अयूब के अलावा अन्य कई के लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी। यूपी पुलिस ने ट्विटर इंडिया पर भी केस दर्ज किया था। बुजुर्ग मारपीट मामले में सभी पर फर्जी वीडियो ट्वीट करने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फायर आर्म लाइसेंस प्रदान करते समय एक व्यक्ति की जीवन की असुरक्षा की भावना के महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखते हुए कहा कि प्राधिकरण को सार्वजनिक रूप से फैशन ट्रेंड के रूप में फायर आर्म के प्रदर्शन दिखावे के लिए लाइसेंस मांगने वालों से सावधान रहना चाहिए। न्यायमूर्ति एस.ए. धर्माधिकारी की खंडपीठ ने कहा कि अब ये एक स्थापित कानून है कि गैर निषिद्ध फायर आर्म रखने से किसी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के अधिकार को प्रभावित करने में मदद मिलती है। ये निश्चित रूप से इसके अधीन उचित प्रतिबंध के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना जाता है। कोर्ट ने इसके अलावा कहा कि लाइसेंस एक नियम के तहत देना चाहिए और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अपवाद से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति की अपनी असुरक्षा की भावना एक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 14 में निहित इसके अपने मानस, शारीरिक और मानसिक बनावट और अन्य कारकों के सम्मान और विचार करने की आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आर्म्स एक्ट की धारा 13 लाइसेंस देने से संबंधित है और आर्म्स एक्ट की धारा 14 लाइसेंस से इंकार करने के बारे में है। एक व्यवसायी ने प्रस्तुत किया कि उसे ग्वालियर जिले के पूरे क्षेत्र और दूरदराज के क्षेत्रों सहित आसपास के क्षेत्रों में व्यवसाय करता है और चूंकि ग्वालियर क्षेत्र को भी डकैत प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर पिस्तौल रखने की बात कही। व्यवसायी ने जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर के समक्ष आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 और 4 के तहत एक गैर प्रतिबंधित फायर आर्म रखने और अपनी आत्मरक्षा के लिए फायर आर्म लाइसेंस के लिए आवेदन किया। पुलिस ने इस पर रिपोर्ट मांगी। यहां तक कि पुलिस अधीक्षक ने भी लाइसेंस जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश की। इसके बाद मामला राज्य सरकार को संदर्भित किया गया और राज्य ने याचिकाकर्ता के जीवन को कोई खतरा नहीं होने के एकमात्र आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया। आर्म्स एक्ट की धारा 13 के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रक्रिया का पालन करने और लाइसेंस देने या अन्यथा के मुद्दे पर विचार करना होता है और अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार लाइसेंस से इंकार किया जा सकता है। तो इन तमाम खबरों के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.